अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अशर। नाज़रीन, कहा जाता है कि वक्त, हालात और मौसम को बदलते हुए देर नहीं लगती है, और अगर हम इसे पर बात करें तो जो मुल्की सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जिस तरह से हालात बदले हैं, ये बिल्कुल उस पर सही बैठती है। हमने ये भी देखा कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्की सियासत को और तहरीक इंसाफ को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुल्की सियासत एक नया रुख इख्तियार किया है और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को भी बहुत बड़ा झटका पहुँचा है। अब हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के बहुत जो बड़े रहनुमा थे, जो चेयरमैन पीटीआई के काफ़ी करीबी साथी समझे जाते थे, वो उनको छोड़ कर जाते जा रहे हैं। तो अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? फिर अब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की बात की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो मुज़ाकरात के इंतज़ार में है कि कोई आए और हमसे मुज़ाकरात कर ले। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत अब मुज़ाकरात के मूड में नज़र नहीं आ रही है। फिर एक और अहम मामला ये भी है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मसला आलमी सतह पर उठाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जिस तरह से कारकुनान को उठाया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमात चल रहे हैं, तो ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है आलमी सतह पर कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से आज एक बयान भी सामने आया। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो बयान है वो गुमराह कुन है। इस मामले पर भी हम बात करेंगे। तीसरा एक अहम मामला ये है कि अब कराची का मेयर कौन होगा। आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से निसार खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कराची के मेयर के लिए जो है वो मुर्तज़ा वहाब का नाम सामने आया है। और दूसरी जानिब हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी की जानिब से बारहा यही बात कही जा रही है कि जो मेयर कराची होगा वो जमात इस्लामी का ही होगा। तो आखिर कौन होगा मेयर कराची, ये भी एक बहुत अहम मामला है। लेकिन ये भी जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर बात सामने आ जाएगी। लेकिन जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी आजकल चल रहा है। ये वो आज के अहम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले इम्तियाज़ फारान साहब, हम बात कर लेते हैं पीटीआई के मुस्तकबिल की। आपको क्या लगता है अब जो 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में जाना और फिर जीतना, क्या आपको मुमकिन होता हुआ नज़र आता है? क्या मुस्तकबिल आप तहरीक इंसाफ का देख रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात में तो अच्छा मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, क्योंकि रिसेंट अभी कोई इलेक्शन ड्यू नहीं है। अगर हम देखें तो सिर्फ कराची में मेयरशिप वाले इलेक्शन में वो भी जो उनके इलेक्टेड लोग हैं उन्हीं के वोट देने का मामला है। और अब जब अनाउंस होगा कोई भी इलेक्शन तो उसमें सबसे पहला मरहला आएगा नॉमिनेशन का, कि आया नॉमिनेशन के लिए उनके पास अफराद पूरे होते हैं कैंडिडेट या नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तादाद में लोग जा रहे हैं, हालांकि जो चेयरमैन है पीटीआई उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो जिसको भी वोट देंगे और वो जीत जाएगा, लेकिन वोट लेने वाला सामने आना चाहिए। ऐसी अभी मुस्तकबिल करीब में तो मुझे कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हम ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं कि पीटीआई को और अब अपने आप को पॉलिटिकल रुख देना चाहिए। जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसकी तवज्जो देनी चाहिए, और ये काम निचले लेवल पे नहीं हो सकता। ये काम खुद चेयरमैन को करना पड़ेगा आगे बढ़ के। अब उनको ये तंज वाली और तज़ीक वाली पॉलिटिक्स अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी। वही एक मामला कि क्या अभी जो वोट है वो चेयरमैन पीटीआई का ही है, वो जिस उम्मीदवार को, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि जो नए नौजवान हैं उनको वोट दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि अभी भी जो वोट है वो चेयरमैन पीटीआई का ही है? देखें, अब ये इलेक्शन में पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से डिस्पर्ट्स हुए हैं, ये एक कॉमन डिबेट तो ये चल रही है कि वोट पीटीआई के चेयरमैन का। बिल्कुल, देखें मरियम नवाज़ के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए भी वोट नवाज़ शरीफ का है। अगर अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं तो भुट्टो के नाम पे वोट पड़ता है, लेकिन वोट बिलावल भुट्टो का है इस वक्त। आसिफ जरदारी का भी वोट अब आगे चला गया मामला, अब बिलावल भुट्टो का वोट है। इसी तरह पीटीआई के हवाले से कह सकते हैं चेयरमैन का वोट है। लेकिन असल मामला ये है कि वोट के लिए वो फील्ड में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे।
आएंगे तो किस शेप यानी में आएंगे? -1 की आई जो, थिंक कि हाँ, जो चल रहा है, देखिए -1 ऑटोमेटिक हो जाता है मामला। अब जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा एक बात कि उन्हें अब पीटीआई तैयार है कि जनाब हम बात की जाए, अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता 1.25 साल जो गुजरा है, आप ये देखें कि तमाम, और उससे पहले भी ये बात होती थी कि डायलॉग होना चाहिए, आपस में हमें बैठना चाहिए। सही। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मशवरे के मुताबिक जब बातचीत हो भी रही थी तो आपने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, कंडीशन आ गई कि ये होगा तो ठीक है। और लेकिन 16 मई अब तक तो वो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात हमसे करें, लेकिन अब हुकूमत का हमें मूड नजर नहीं हुकूमत आ भी रहा। आज और मौलाना किसी का फजलुर भी। रहमान की जानिब से भी कहा गया है कि वो किसी तरह भी मुज़ाकरात की पोजीशन में नहीं है, ना ही वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं। हमने देखा कि उनके अहम रहनुमा चले गए, फिर छोटे लेवल पर भी जो लोग थे वो भी उनको छोड़ कर जा रहे हैं। तो क्या धड़ेबंदी होती नजर आ रही है? जो लोग तहरीक इंसाफ से निकल रहे हैं वो किस जानिब जा रहे हैं? जहांगीर तरीन का ग्रुप भी मुतहरिक है, फिर एक डेमोक्रेट्स के नाम से भी एक ग्रुप सामने आया है। क्या सियासत चल रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बेसिकली जो भी सियासत चल रही है, इसको मैं समझता हूँ ये सियासी मकाफात अमल का सिलसिला शुरू है। ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग माजी करीब में जब 2018 के इलेक्शन से कबल छोड़ के आ रहे थे, और जब 2013 के इलेक्शन थे तो उस वक्त भी काफ लीग को छोड़ के आ रहे थे। सो ये एक 350-400 खानदान है इस मुल्क की सियासत पर मुंसलिक है, और उनके कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन जो सी है वो काफ, नून, पीपल्स पार्टी से होती हुई पीटीआई में आई, और फिर पीटीआई से अब वापसी की तरफ जा रही है, और ये धड़ेबंदी जो सी है वो नजर होती आ रही है। ये उस वक्त सोचने की बात थी, तहरीक इंसाफ के अकाबरीन को सोचना चाहिए था कि हम जिन इलेक्टेबल्स को लेके आ रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आ रहे हैं, ना कि वो नजरिए और वोट के लिए आ रहे हैं। अब जो सूरत हाल पेश है इसमें वो सारे लोग जा रहे हैं, चूंकि उनको 2023 का इलेक्शन और उससे आगे की चीजें जो सी है उसको देखना है कि वो किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेंटेन करते हैं। इन तमाम सूरत हाल में जो भी धड़ेबंदी है, देखिए वो जहांगीर तरीन हो, वो हाशिम डोगर हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, ये तमाम जो धड़ेबंदी है ये राइट विंग की जो जमात तहरीक इंसाफ बनी थी, जिसमें इलेक्टेबल आए, उन्होंने हुकूमत ली और हुकूमत की, ये सारी की सारी उसकी तकसीम है। और मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी जो तकसीम है बड़ी खूबसूरती के साथ आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो एक ऐसी सियासी मूव की है कि सारी की सारी सियासी जंग जो है वो पंजाब को फतह करने के लिए हो रही है। कि अगर कोई बंदा पंजाब को अक्सरीती पार्टी बन के फतह नहीं कर सकता तो फिर उसकी पॉलिटिकल तकसीम कर दी जाए, वो जहांगीर तरीन की सूरत में हो, वो डेमोक्रेट ग्रुप जिसको हाशिम डोगर और मुराद रास लेके चल रहे हैं उसकी सूरत में हो, वो काफ लीग की सूरत में हो, वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी अगर सीट एडजस्टमेंट करनी है तो नून लीग से करनी है, डेमोक्रेट्स ने भी इन्हीं से करनी है, जहांगीर तरीन ने भी इन्हीं से करनी है। अब आप मुझे बताइए, नून लीग जो है उसने अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और पीडीएम काफ लीग भी करेगी, जो पीडीएम का एक 13 रुकनी इत्तेहाद है, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करके अगले इलेक्शन में भी जाना है। सो इस वक्त सबसे ज्यादा जो पैनिक पोजीशन है पंजाब के अंदर वो नून लीग की बनी हुई है कि किस किस को कैसे कैसे सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट देंगे। जहां तक बात लगता है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रही है उनमें से कुछ लोग नून लीग का भी रुख कर सकते हैं, और क्या नून लीग के लिए काबिल कबूल होगा? अच्छा, देखें, अभी तक नून लीग की तरफ कोई जाने का किसी का कोई हमें इशारा भी नहीं मिला, और उसकी वजह शायद ये है कि नून लीग इस टाइम हुकूमत में बैठी हुई है। जो पिछले 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत का प्रेशर था इकोनॉमी का, वो सारे का सारा पीडीएम की हुकूमत के ऊपर आ गया। अब नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़े तो तब जब पब्लिक को कोई इन्होंने असूदा किया हो, कोई महंगाई में कमी की हो, कोई हालात बेहतर किए हो, वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब वो कैसे शेयर की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जराए के मुताबिक काफ लीग और जहांगीर तरीन और डेमोक्रेट्स जो अब तक सामने आई हैं चीजें, ये तमाम के तमाम इस बात पे कन्विंस है कि हमें जो इलेक्शन लड़ना है वो नून के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। नून की टिकट पे या नून की एडजस्टमेंट पे अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें स्पेस पब्लिक से नहीं मिलेगी। तो मतलब ये तीनों भी एक हो सकते हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये भी कुछ आसार है? तीनों एक नहीं होंगे, तीनों सीट एडजस्टमेंट करेंगे।
देखिए जहांगीर तरीन अगर जहांगीर तरीन ने नून लीग के साथ मिलकर ही सियासत करनी थी तो अलहदा ग्रुप बनाने की जरूरत क्या थी? वो इन तमाम लोगों को लेके जाके नून लीग में शामिल होते, नून लीग का पंजाब के सदर का ओहदा लेते और इलेक्शन कंटेस्ट करते। लेकिन मसला ये है कि पब्लिक जो है उसका सेंटीमेंट अभी तक जो है उस तरीके से डाई डाउन नहीं कर पा रहा, क्योंकि महंगाई नहीं है, उनको डिलीवर कुछ नहीं कर सकी नून लीग, उसको पीडीएम की हुकूमत ने अभी तक डिलीवर कुछ नहीं लेकिन किया। कोशिश तो नून लीग की जानिब से ये की जा रही है ना किसी तरह जो बजट अब पेश करना है वो कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ रिलीफ मिल जाए अवाम को, ताकि वो आगे इलेक्शन में जाने के काबिल हो जाएं या कुछ जीतने के इम्कान। देखिए बजट में वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए उनको। जब तक आपका पेट्रोल नीचे नहीं आएगा, जब तक आपका जो महंगाई का जिन है वो बोतल में बंद ना हो, लेकिन नीचे तो आए। अभी इन्होंने एक अच्छी मूव की है कि इन्होंने कुकिंग ऑयल में कुछ कीमत कम की है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब तक पब्लिक में नहीं जाएगा। काशिफ, हमने सियासत की, जैसे कि आपने कहा कि पंजाब को फतह करना ही जो है वो बड़ी सियासत अब बन चुका है। मुनव्वर भट्ट से बात करते हैं। मुनव्वर, बताइएगा आपको क्या लग रहा है, तहरीक इंसाफ क्या तकसीम हो रही है, और जो एक -1 का फॉर्मूला है वो तहरीक इंसाफ पर इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या आसार है? शुमाइला, मैं इस हवाले से एक माजी के 2 वाक़यात जो हैं उसकी जो है मिसाल देना चाहूँगा इस मौके पे। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाए तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन क्या वो बेनज़ीर की मौजूदगी में वो पीपल्स पार्टी ख़त्म कर सके? नहीं कर सके। जैसे ही जनरल ज़िया साहब स्क्रीन से हटे, पीपल्स पार्टी 1988 के इलेक्शन जीत के उसने हुकूमत बनाई। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने और कमर जवेद बाजवा ने 2 अदवार में मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि नवाज शरीफ को एग्जाइल भी, जेल भी काटी और एग्जाइल भी काटा, सारा कुछ हुआ। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई? मेरा ख्याल है साहब मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत भी उन्हीं की वजह से आई। सर बात सुन ले खाया साहब, मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ उस तरह सुन भी ले आप। मैंने सिर्फ 2 माजी के वाक़यात बताए। इसी तरह चेयरमैन पीटीआई को आप माइनस करके अगर आप समझते हैं कि पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वक्ती तौर पे जो प्रेशर है उसकी वजह से ये सारी जमातें पीछे चली जाएंगी मंजर से, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला कुन ताकत है वो अवाम है, और अवाम अपना फैसला इलेक्शन में देते हैं। इलेक्शन में जब वो पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें पीटीआई का बबल जो है एक बनाया गया, उसके बावजूद तमाम तर धांधली के बावजूद महकमा जो मौसमियात और महकमा ज़राअत के जो तमाम तर कारनामों के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। वो बाद का इशू है कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, किस तरीके से लोगों को मुनव्वर साहब, तहरीक इंसाफ अभी जिन मुश्किलात का शिकार है, इन मुश्किलात से वो निकल भी सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन मुश्किलात की वजह से पीटीआई ख़त्म नहीं होगी। ये इस इलेक्शन में उसको शायद, लेकिन मुनव्वर साहब क्या तकसीम होगी? ख़त्म तो चले एक तरफ, क्या तकसीम होगी या कुछ हुई है जो अभी हमने हालात देखे हैं जैसे रहनुमा छोड़ कर गए हैं? एग्जैक्टली इसी तरह एक पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बनी थी। वो अगर आपको याद हो तो उसमें भी वो बड़े लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जिस तरह ही आई, पैट्रियट का नाम भी नहीं किसी को याद। इसी तरह मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ भी बनी थी, जो आज जिसको अपना मुस्लिम लीग नून से अलायंस चाहिए अगले इलेक्शन में जाने के लिए। हाँ। और इस बात का इजहार चौधरी शुजात साहब कर चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे अगले इलेक्शन में। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को ये वाला फैक्टर नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की बड़ी पार्टी है और उसकी वाज़ेह हमायत है। इस टाइम पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो मुश्किलात दरपेश है, बिल्कुल ख्वाजा साहब ने जो मुश्किलात इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरपेश हैं वो हल हो भी सकती हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बात को आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जब बात करेंगे तो ये करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से आलमी सतह पर यह मसला उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया जा रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं। फिर वज़ीर आज़म का बयान इस पर क्या था, इस मामले पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक मामला आलमी सतह पर उठाया जा रहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम हुकूमत का मौक़िफ़ ये देख रहे हैं कि हुकूमत का ये कहना है कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से की गई हैं उस पर हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कल भी हमने देखा कि पुलिस की जानिब से भी और आईजी पंजाब की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि किसी को भी बेगुनाह को सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी। जो जो लोग मुलव्विस हैं इसमें उन्हीं को सज़ा दी जाएगी, बेगुनाह किसी भी कारकुन को नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ अलग है और वज़ीर आज़म ने भी आज ये वाज़ेह कर दिया है कि जो भी चेयरमैन PTI की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं वो गुमराह कुन है। काशिफ रफ़ीक, बताइएगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का एक इमेज बयान किया जा रहा है आलमी सतह पर, और फिर हुकूमत का इस पर जो मौक़िफ़ है, ये मामला किस जानिब जाता नज़र आ रहा है, इससे पाकिस्तान का इमेज कितना मुतासिर हो रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की शुरू दिन से एक स्ट्रेटजी रही है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच का गुमान होने लगे। और उसको तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी ये थी कि आप इतनी हैम्परिंग करें कि सच दब जाए। अच्छा, अब वो प्रैक्टिस जो है जो 27 साल से जारी थी वो अभी भी जारी और सारी है और वो ख़त्म हो नहीं सकती है। वो वजह ये है कि 27 साल से जब आप किसी एक रुख में और एक तरतीब में चल रहे हो, एक थॉट पे चल रहे हो, उसको यकलख्त कैसे ख़त्म करेंगे? जहाँ तक बात है, देखें, इस वक्त तक ये क्लियर कट पॉलिसी है। हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं लम्हा बलम्हा, बाकी स्टेशन के ब्यूरो चीफ्स भी आपके साथ मौजूद हैं, ये भी बताएंगे कि कोई भी ऐसी गिरफ्तारी अभी तक हमारी सामने नहीं आई है जो गैर ज़रूरी हो या जो बिला वजह जिसको गिरफ्तार किया गया हो। जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है उसकी कायदा वीडियोस मौजूद है, जियो फेंसिंग मौजूद है और उसका वीडियो बयान मौजूद है। और फिर वो वीडियो बयान जो है वो पहले भी मौजूद है और बाद में भी वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आई हुई है। सो इस तरीके से जो एक हाइप क्रिएट की गई है कि इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है और लोगों को बिला वजह जो है वो मुलविस किया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके कोई सबूत भी मुहैया किए जा रहे हैं कि ये कारकुनान बेगुनाह था जिसे पकड़ लिया गया, और अगवा का नाम भी दिया गया है? ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। कल हमने देखा कि चेयरमैन PTI की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था कि अगवा किया जा रहा है। देखिए, वो जो ट्वीट कर रहे हैं वो शुरू दिन से उनकी एक बात है कि जी उठा के ले गए, गायब कर दिया, कौन ले गए, किधर ले गए। वो अब वो कभी कहते हैं कि मियां अजहर साहब के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया और बाकी भी चीजें हैं। बुनियादी तौर पे मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो जिसको उठाते हैं, उठा के अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद उसके शवाहिद सामने आते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है, तो उसके ऊपर अगवा बनता नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की और प्रोसिक्यूशन की और पुलिस की ये नालायकी या नाअहली है कि अगर वो एक बंदा आप पे झूठ बोल रहा है, बहतान लगा रहा है और आप ऐसा एक्ट कर नहीं रहे, तो आपको उसको चार्ज करना चाहिए। आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके ऊपर हद तक इसके दावा दायर करें ताकि काउंटर नैरेटिव तो आए। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो इतना झूठ बोलते हैं कि जो पुलिस है और जो हुकूमत है वो बजाय उनके झूठ को बेनकाब करने के सबूत दे, वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी समझती है कि शायद ऐसा हो रहा है। बुनियादी तौर पर उनका प्रॉब्लम क्या है? बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यह है कि उनकी स्पीच ऑन एयर नहीं हो रही, उनकी बात नहीं की जा रही, उनकी जो पहले वो उन्होंने बड़ी ब्रिगेड रखी हुई थी सोशल मीडिया की, वो उस तरीके से उनके साथ इंटैक्ट नहीं रही। अच्छा, मीडिया स्ट्रेटजी की टीम उनके साथ इंटैक्ट नहीं रही, तो उनको ये सफोकेशन है। उस सफोकेशन पे पिछले कई दिनों से जब से ये मामला हुआ, वो एक ही बात कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, मेरे लोग अगवा किए जा रहे हैं। अच्छा, भी अगवा किए जा रहे हैं तो फिर वो अदालत में कैसे पेश हो रहे हैं? अगर अगवा किए जा रहे हैं तो फिर कॉन्स्पिरेशनल स्टेटमेंट्स उनकी कैसे आ रही हैं? अगवा किए जा रहे हैं तो जियो फेंसिंग और जो उनकी फुटेजेस सामने आ रही हैं वो कैसे हो रही हैं? सो मैं ये समझता हूं कि आप सियासत में झूठ से काम लेने की बजाय आप हकाइक से काम लें और हकीकत को तस्लीम करके आप सियासी मूव करें, तो इसका हल निकल सकता है। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आप बताइएगा, कल हमने देखा कि आईजी पंजाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, बाकायदा उन्होंने वीडियोस दिखाई और तस्वीर दिखाई जो लोग इन तमाम वाकयात में सानह 9 मई में मुलव्विस रहे हैं। क्या इस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से, पुलिस की जानिब से क्या इस वक्त हकाइक बयान किए जा रहे हैं? किस तरह से गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और तहरीक इंसाफ इस पर क्या मौक़िफ़ पेश कर रही है? देखिए, ये जो पुलिस का तरीकाकार है ना गिरफ्तारियां करने का, ये हर दौर में एक सा ही रहा। जिस दौर की में पावर होती है, जिस पार्टी के पास जो उसकी बात सुनी जा रही होती है और जिस पार्टी के को ज़ेरे ताब आना होता है या लाना होता है, उसके साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं।
आई जी पंजाब ने जो कह दिया जी कि भी हमारे पास जियो फेंसिंग की रिपोर्ट सारा कुछ है, तो वो कोर्ट में ये साबित क्यों नहीं कर सके डॉक्टर यास्मीन राशिद की कि उनके खिलाफ ये चीज़ें जियो फेंसिंग की मौजूद है? ये उनकी अपनी नालायकी थी, जिस टाइम पे कोर्ट ने चीज़ें मांगी वो पेश नहीं कर सके, और बाद में उन्होंने जियो फेंसिंग की रिपोर्ट भी दे दी, और फिर 6 घंटे 8 घंटे के बाद एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है उसके जरिए डॉक्टर यास्मीन राशिद को उन्होंने नॉमिनेट किया उस FIR में, जो कि साउथ कैंट वो सर्वर रोड थाना में हुई थी, जिसमें वो ऑलरेडी अदालत उसको डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेगुनाह कर चुकी थी, बरी कर चुकी थी। तो ये अपनी नालायकियां जो है वो उसको तो नहीं इस तरीके से कवर करती। दूसरा, मुझे ये बात करते हुए बड़ा दुख हो रहा, अगरचे सिर्फ जो लोग मुजाहिरों में जो वायलेंट प्रोटेस्ट था उसमें गिरफ्तार होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के नाम पे जो लोग PTI के सिर्फ वोटर थे उनके घरों में छापे, जो उनके चाहने वाले थे, जिसका बंदे का नाम किसी फ्लैक्स पे आया हुआ, किसी पोस्टर पे आया हुआ, तो उसकी लिस्टें बना के उनके घरों में छापे और गिरफ्तारियां, ये किस कानून के तहत हो रही है? मियाँ अजहर साहब वो माशाल्लाह सियासत छोड़े हुए भी उन्हें एक मुद्दत हो गई है, उनके साहबजादे कह रहे हैं कि उनको उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, किस कानून के तहत किया? ये इस तरीके से सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती हैं, और पुलिस को कम से कम इस इतना जो हाई ग्राउंड पे जो चीजें हुई थी जो उसके ऊपर अगर वो फोकस करें, जिन लोगों ने वायलेंस मुनव्वर, किया। आपके कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि इन तमाम वाकयात में शामिल नहीं थे और सियासी जी वाबस्तगी की बिल्कुल, वजह मैं पूरे वसूख के साथ और जोर देकर ये बात कर रहा हूँ कि पुलिस के जो थानेदार है, जो SHO हैं, उनकी चांदी लगी हुई है, उनकी दिहाड़ियां लग रही हैं इस नाम पे कि कोई बंदा PTI का उठा लो, शाम में कोई बंदा वापस गया 5,000 10,000 लेके तो उसको फिर छोड़ दो। लेकिन ये निगरान वाला वज़ीर काम आला जो है ना, पंजाब की ये जानिब बड़ा से तो बड़ा ये दावा बड़ा किया गया है कि वो ज़ालिमाना खुद एक्ट मॉनिटर है। कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं IG सारी सूरत हाल को। जी बिल्कुल, IG साहब हर जगह पे रेड तो नहीं करते, रेड तो करना ASI ने रेड तो करवा रहा, सब इंस्पेक्टर SHO रेड कर रहा, उसको पता नहीं है किस इलाके में कौन सा वर्कर जो है वो एक्टिव है। हर चीज हर सियासी जमात के जो कारकुन होते हैं, उनके एक्टिव कारकुन, उनकी लिस्टें बनी होती हैं, उनके नाम उनके रजिस्टर में पड़े होते हैं कि भी ये बंदा ये पार्टी का वर्कर है, ये बंदा जो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, ये खजांची है, ये ओहदेदार है। ये इस चीज की लिस्टें ऑलरेडी थानों में पड़ी होती है। यानी इसके बाद फिर वो जाती मफाद भी गैर इस जरूरी पर उठाया जा रहा है। ठीक है इम्तियाज साहब, आप बिल्कुल गैर जरूरी लोगों को भी उठाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि IG साहब जो कि इस सारे मामले बड़े टची हैं, उनको देखना चाहिए कि भी उनकी नाक के नीचे जो पुलिस वाले हैं बेगुनाह लोगों को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? गिरफ्तारियां की जा रही हैं, फिर अदालत छोड़ती है, दोबारा पकड़ लेते हैं, जैसे कि मुनव्वर भट्ट कह रहे हैं कि कुछ जाती दुश्मनी की बुनियाद पर भी उठाया जा रहा है। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक पंजाब में जो प्रोसिक्यूशन है, जो डिपार्टमेंट और पुलिस, उसमें आइडेंटिफाई हो गए इन दोनों ने गड़बड़ की और अभी भी कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर्स जो हैं प्रोसिक्यूशन सही नहीं करते, प्रोसिक्यूट आगे नहीं करते एविडेंस। जैसे मुनव्वर भट्ट साहब बता रहे थे, यास्मीन राशिद साहिबा समेत कई केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि तमाम एविडेंस मौजूद होने के बावजूद उन्होंने पेश नहीं की, और यह पुलिस के अंदर हुआ है और पुलिस में भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत लंबी लिस्ट तैयार भी हुई है, उनके खिलाफ भी जल्द 1-2 दिन में क्रैकडाउन होने वाला है, क्योंकि ये डैमेज हो रहा है, पूरा का पूरा ऑपरेशन डैमेज हो रहा है, जो कि स्टेट को फेल करने के लिए काम किया गया था 9 मई को। अब वो भी इंशाल्लाह 3-4 दिन में इसके लिए आ जाएंगे, और उसमें IG जो पंजाब थे, आपने देखा होगा कि IG पंजाब अब खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ये सारी चीज़ें, और ये बात सही है, गलत भी हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे आइडेंटिफाई ऐसे हुए हैं कि जो PTI के सपोर्टर अफसरान हैं, पुलिस अफसरान भी, प्रोसिक्यूशन में भी, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर लिस्ट है उसकी पूरी। जब देखें हमारी स्टेट अपने डिपार्टमेंट को माफ़ नहीं कर रही कि उसमें जिन्होंने गलत काम किया, आई थिंक के 175 के करीब ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं, अपनी मुलाजमतों से हाथ धो चुके हैं, तो ये फिर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सिविल पुलिस, तो इनको भी तैयार रहना चाहिए, ये होने जा रहा है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि देखें, जब प्रोसिक्यूटर वहाँ पे प्रोसिक्यूशन में सही नहीं खड़ा होगा तो फिर क्या होगा। दूसरी बात, एक जो ये रफ़ीक बात कर रहे थे, काशिफ रफ़ीक साहब, बिल्कुल सही है। देखिए, ये तय शुदा है, ये तय किया गया है कि किस को क्या स्टेटमेंट देना है।
آپ میاں اظہر کو اٹھا لیں, آپ میاں وہ جو ایک اور اسلم صاحب کو اٹھا لیں, ان کے اور جو 4-5 جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان کی ایک جیسی ٹویٹ ملے گی, ایک جیسے معاملات ملیں گے کہ ہمارے گھر پہ چھاپا مارا, توڑ پھوڑ کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس ایسا نہیں کرتی ہے, لیکن ایک یہ والا ایک سائیڈ آ رہا ہے کہ جی توڑ پھوڑ کر دی, گھر سے سامان لوٹ کر لے گئے. دیکھیں پولیس والا اتنا بہادر نہیں ہو سکتا, کوئی بھی کتنا بڑا ترم خانہ. ہم نے کراچی جیسا آپریشن دیکھا ہے اور 3 ٹائم دیکھا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا پنجاب کے اندر جیسا کراچی کے اندر ہوا تھا. اس کے باوجود یہ جو تھا کہ جناب گھر سے سامان لوٹ کے لے گئے, میاں اسلم نے ایک الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کا جہیز لوٹ کر لے گئے. میں پاسبل ہی نہیں ہے ایسا 1%. اگر ایسا ہوا ہے تو محسن نقوی صاحب کو اتنا سخت ایکشن لینا چاہیے, بے رحمانہ. اب لیکن دونوں جگہ دیکھیں ایک اور بات آتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا لیڈر یہ الزام لگاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس ڈی وی آر لے کے چلی گئی, یعنی جو ان کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی پوری ریکارڈنگ لے گئی. اٹ مینس کہ یہ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف آپ نے بول دیا کافی ہے. اور کاشف رفیق جو ایک بات کہہ رہے تھے نا, یہ اغوا والی ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے جب وہ آئے, انہوں نے کیا الزام لگایا, بار بار انہوں نے کہا کہ انہیں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغوا کیا تھا. اگر اغوا کیا تھا تو آپ کو جو پروڈیوس کیا تو اٹ مینس آپ گرفتار تھے. اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بار بار یہ الزام کیوں لگا رہا ہے کہ رینجرز انہیں اغوا کر کے لے گئے. تحقیقات ہونی چاہیے. اور ایک اور بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بات چلائی گئی تھی کہ 40 لوگ شہری جو ہیں ان میں جاں بحق ہوئے, پھر وہ 25 پہ تعداد آ گئی تھی, لیکن ابھی تک ایک بھی جو ہے یعنی ثبوتوں کے بغیر ہی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. لیکن یہ ان کا حق ہے کہ جب ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جب وہ اپنی پالیسی کیا بنائیں گے, کیا بنانا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اس کا کاؤنٹر کرنا یہ اسٹیٹ جو آرگنز ہیں ان کو اور یہ چاہیے سب چیزیں مل کے یقیناً ہماری ملک کو نقصان بھی پہنچا رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے آخر کراچی کا میئر کون ہوگا. آج پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے, اب دیکھنا ہوگا کہ کیا جوڑ توڑ چل رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ آخر کراچی کا میئر کون ہوگا. یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور آج سے نہیں کافی عرصے سے ہم یہ بات سن رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ میئر جو ہے وہ تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. اور آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہا گیا نعیم الرحمان کی جانب سے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا ہی میئر لائیں گے, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی مرتضی وہاب کا نام فائنل کر لیا ہے میئر کے لیے, اور سلمان مراد کا نام ڈپٹی میئر کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. منور بٹ, آپ بتائیے گا اب کس جانب جاتی ہے ہماری کراچی کی جو سیاست ہے, وہ کس جانب جاتی نظر آ رہی ہے؟ ایک جانب پیپلز پارٹی کا موقف ہے, دوسری جانب جماعت اسلامی کا موقف ہے. آخر میئر کس کا ہوگا, جوڑ توڑ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو فری ہیڈ ہوا تو پھر تو جماعت اسلامی کا میئر ہو جائے گا, کیونکہ جو ان کی اور پی ٹی آئی کی دونوں کی سیٹیں ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے الائنس سے زیادہ ہے. لیکن اگر کسی طریقے سے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا ان کو خاموش حمایت لے لیتی ہے تو پھر رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے. ادروائز میئر کراچی تو جماعت اسلامی کا ہی ہونا چاہیے اور ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. کاشف, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میئر کس کا آئے گا؟ ایک پہیلی بن گئی ہے میئر کس کا آئے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا, میں اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے پہلے نا ویسے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ویسے پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت اپنے آپ کنسیڈر کرتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مرکز میں اسلام آباد میں سینٹ میں جو مسئلہ بنا رہا اپوزیشن لیڈر کا کہ جی جس کی زیادہ اکثریت ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے, جس کی زیادہ اکثریت ہے وہ چیئرمین سینٹ بن جائے, اس طرح کی وجہ سے ان کا ڈیڈ لاک تھا, اور اسی وجہ سے اور اس کے علاوہ استعفوں کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے تھے. اب اگر ان ڈیموکریٹک نارمز کو لے کے چلیں تو پھر تو جماعت اسلامی کو جو ہے وہ فری
ہینڈ دینا چاہیے اور جس کی اکثریت ہے اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی بضد ہے کہ انہوں نے اپنا ہی میئر بنوانا ہے, جو کہ وہ کافی کوشش کریں, پیپلز پارٹی اور ان کے جو گنے چنے اتحادی ہیں جو اکا دکا ان کی سیٹیں, تو وہ میرے خیال میں ان کے پاس نمبر ہے 166, 166 نمبر ہے. اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو دونوں کی سیٹوں کو کریں تو وہ 192 نمبر بنتا ہے 192, اور میرے خیال سادہ اکثریت کے لیے 180 چاہیے. اگر فگر آگے پیچھے ہو تو امتیاز فرحان صاحب مجھے درست کر سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر آپ ڈیموکریٹکلی جائیں تو پھر تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا میئر بن جائے گا, لیکن ایشو یہ ہے کہ سب سے بڑا امپورٹنٹ جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ میئر کے انتخابات میں کیا جو تمام کے تمام یو سی چیئرمینز ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ ووٹ دینے کے لیے آ پائیں گے, کیونکہ فلور کراسنگ تو ہو نہیں سکتا. تو اب وہ ووٹ دینے کے لیے آ پائیں گے, کیا ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا جیسے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی, اس کے بعد بہت سارے یو سی چیئرمین کو جناب اوتھ ہی نہیں لینے دیا گیا اور وہیں سے ان کو گرفتار کر لیا کسی نہ کسی وجہ سے. اگین اگر یہ, اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر فرض کر لیں بضد ہو کر پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طریقے سے ووٹر کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے, کس طریقے سے اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو آپ مجھے بتائیے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن جس کا نمبر 192 ہوگا یا فرض کر لیں 180 ہوگا, یا اس سے تھوڑا سا کم کر لیں, تو اس اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ یہ کیسے گئے تو پھر جماعت اسلامی کا میئر آ جائے گا. جی کیسے مجھے بتائیے نا یہ کیسے چلا پائیں گے؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور آپ سیاسی طور پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, سیاسی طور پہ آگے چلنا چاہتے ہیں, تو جس کا ڈیو مینڈیٹ ہے اس کا آپ احترام کریں. کل آپ کے مینڈیٹ کا لوگ احترام کریں گے. یا پرابلم تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں گے جمہوری, ہمارے رویے ہوں گے جمہوری, ہمارا بھاشن ہوگا جمہوری, لیکن جس وقت بات آئے گی عہدوں کی اس وقت سارے جمہوری رویے جو ان سے ایک سائڈ پہ ہوں گے, اور ہم دھکے سے, زور زبردستی سے, کوئی نیگیٹو چالوں کے ذریعے جو یعنی ہم دوسروں کو اپنا عہدہ حاصل نصیحت کر خود لیں گے. میاں فضیحت والا حساب ہوتا ہے. خود میاں وصیت. امتیاز صاحب آپ بتائیے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا بھی چلتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے, میئر کس کا ہوگا؟ دیکھیں جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی اعلان کر چکی ہے میئر ڈپٹی میئر کا. ان کے جو رائیولز ہیں وہ ابھی تک اعلان نہیں کر سکے کہ ان کے کون کون کینڈیڈیٹ ہوں گے. کاشف رفیق جو ایک بات کہہ رہے تھے نا, پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ یہی تھا کراچی میں بھی. کراچی میں پیپلز پارٹی سعید غنی, ناصر شاہ گئے جب جماعت اسلامی میں, تو یہ تھوڑا سا کریکشن ہے کہ یہاں پر یہی اسٹینڈ تھا پیپلز پارٹی کا کہ جس کا سب سے زیادہ ووٹ اکثریت ہے میئر اس کا ہونا چاہیے. تو اس وقت بھی اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے, سنگل پارٹی اکثریت. 155 ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اور 130 ووٹس ہیں جماعت اسلامی کے پاس, 62 ووٹس ہیں پی ٹی آئی کے پاس. اگر وہ ہوتی ہے تو 192 اس لحاظ سے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں. اور جب اس کو اگر ہم دوسری طرف آئیں تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور ایک ٹی ایل پی کے, ان کا ابھی تک سامنے صورتحال نظر نہیں آئی, تو یہ 174 بنتے ہیں. تو اسٹینڈ پیپلز پارٹی کا کراچی میں بھی یہی تھا کہ بھئی ہماری اکثریت ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں میئر بننے دیں. یہ اس سے اب انہوں نے بولا نہیں, ان کے اوپر میئر بننا ہے. اور ایک عرصے تک, ایک ٹائم تک یہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں اختلاف رہا. پی ٹی آئی کی شرط تھی کہ سراج الحق جماعت اسلامی کی قیادت نے ہمارے جو پارٹی چیئرمین کے خلاف بات کی ہے اس کے اوپر معذرت کریں گے تب ہم آگے بڑھیں گے. اور اس میں بڑی دلچسپ اس وقت صورتحال آ رہی ہے کہ 174 ووٹ ہیں ٹوٹل پیپلز پارٹی اتحادیوں کے, 192 ہیں جماعت اسلامی کے. لیکن چند روز پہلے جو ادارہ نور حق میں ایک اجلاس ہوا تھا, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے جمع ہونا تھا, تو انتہائی پور صورتحال تھی کہ ایک پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر. یعنی یہ امکانات نہیں ہے کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کرے, تو بھی ان کی کچھ کیا ہے. جماعت اسلامی یہ جا کے حافظ نعیم صاحب لیاقت بلوچ کے ساتھ سے ملے تھے, انہوں نے خط جاری کیا تھا. کراچی میں پی ٹی آئی کے جو وہ چیئرمین صاحبان الیکٹ ہوئے, لیکن سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ادارہ نور حق میں اس ہدایت کے باوجود کوئی شریک نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے بہت نہ ہونے کے برابر لوگ شریک ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب جو یہ کاشف ایک بات کر رہے تھے وہی صورتحال ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ڈیفیکشن کلاز اس پہ لاگو نہیں ہو رہی, لیکن میں نے سعید غنی سے بات کی تھی اور نثار کوڑو صاحب سے, ان کو کہنا تھا نہیں ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں تو ہم اس کو رولز کو فالو ہوں گے بقول ان کے, لیکن ڈیفیکشن کلاز یہاں میئر کے اس میں وہ نہیں ہوتی. شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوگا, یعنی میئر اور ڈپٹی میئر دونوں پیپلز پارٹی کے آنے والے دونوں آئیں گے, اور ایک پارلیمانی پارٹی بنانے کے لیے ہو رہا ہے
जैसे चौधरी शुजात साहब ने हिदायत जारी की थी और पंजाब असम्बली में एक चेंज आया था और कोर्ट का फैसला मौजूद है कि पार्लिमानी लीडर ने कहा पार्टी ने कि पार्टी लीडर ने हमसे मशवरा नहीं किया इस मामले में, इसलिए हम उसको वोट नहीं दे रहे। तो तवक्को यही की जा रही है कि पीटीआई में एक तकरीबन 36 लोगों का। चलें अब हम इम्तियाज साहब, इसका मतलब यह है डिफेक्शन क्लॉज को आप खत्म करके पीपल्स पार्टी का मेयर बना रहे हैं, भले नहीं मैं ये नहीं कह रहा। एक पार्लिमानी ग्रुप बनने जा रहा है आजाद, जो हमें इतलात मिल रही है, पीटीआई का एक पार्लिमानी ग्रुप जिसमें 62 से जो आप समझ लें कि 30-35 के करीब अरकान होंगे। फिर पार्लियामेंट में जो वो फैसला करेंगे, मेयर के ऐवान में फैसला वही माना जाएगा, जो नहीं मानेगा उसके ऊपर डिफेक्शन लागू होगा, जो अब तक इतलात हैं। मुर्तज़ा वहाब को सामने वो इसलिए लाए कि आप देखें मुर्तज़ा वहाब का इंप्रेशन एक कराची आइट का टोटल प्योर, जिसको कराची आइट कहते हैं, जैसे हाफिज नईम साहब हैं इस तरह का है, और सलमान मुराद बलोच साहब जो हैं वो उनका एक इंप्रेशन जो आया, ये एक देखें मेरे नज़दीक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लाए कि एक जो रियल जो यहाँ के एक पॉपुलेशन दोनों को मिलाकर अभी तक जो है दूसरी साइड से हाफिज नईम साहब का है कि जनाब वो मेयर के कैंडिडेट हैं, लेकिन उस डिप्टी मेयर कौन होगा और दूसरे नहीं आए। तो इससे लगता यही है कि अभी तक के पीटीआई में जो एक पार्लिमानी ग्रुप बनेगा और वो फैसला करेगा जब जाहिर यानी अभी तक जो आसार नजर आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के जो मेयर अक्सरियत है और उसके डिप्टी अंदर मेयर के वो अक्सरियत के आसार नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब और ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।